साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सूचना का अधिकार पर वीडियो लाइए, तो ये रही आपके जीके जीएस पोर्शन से सामान्य ज्ञान वाले पार्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। चूंकि आप यूनिट 1 को देखिएगा ध्यान से, आपको सूचना का अधिकार उसमें दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही है, क्योंकि यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आए दिन जीके जीएस वाले पार्ट से प्रश्न बनते रहता है। तो निश्चित रूप से हम बहुत ही सटीक जानकारी के साथ यह वीडियो लाए हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे इंग्लिश में आरटीआई एक्ट 2005 कहा जाता है, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार निवारण के उद्देश्य से बनाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली कानून है। यह कानून भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह सरकार या लोक प्राधिकारियों के कामकाज, निर्णयों तथा दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जितनी भी सरकारी दफ्तरें हैं उसमें जितनी भी काम हो रही है उसकी जानकारी एक आम आदमी भी ले सकते हैं। इस उद्देश्य से यह कानून लाया गया। आइए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जानते हैं कि कौन से देश है विश्व में जो सबसे पहले इस कानून को बनाए। यदि पूछा जाता है तो वो है स्वीडन। विश्व में सर्वप्रथम वर्ष 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले लागू किया गया था। वही भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त का नाम पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ही कानून बना तो इस आयोग को चलाने के लिए एक मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति किया गया। तो वो कौन थे, क्योंकि प्रथम को ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो है देश के प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया, तो उसके एक्ट आने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किया गया 26 अक्टूबर 2005 को। आइए सभी तथ्यों को जानेंगे कि कब संसद में पारित हुआ, कब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, तो इन सभी चीज़ों को हम जानने वाले हैं जिनसे प्रश्न बनते रहता है। वही इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, हालांकि आया ये 2005 में सूचना का आयोग या सूचना का अधिकार का जो कानून बना 2005 में, लेकिन पहले से ही यह जन आंदोलन के रूप में इनका मांग हो रहा था। जैसे कि भारत में प्रथम जन आंदोलन 1990 के दशक में राजस्थान में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय के नेतृत्व में मांग उठाई गई। इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, हमारा पैसा हमारा हिसाब, अर्थात हमें हमारा पैसा है तो हम उसका हिसाब भी लेकर रहेंगे। इस प्रकार से जन आंदोलन के रूप में इस सूचना का अधिकार जो कानून है उसका पहले से ही बीज बो दिया गया था। और वही बात करें राज्यों की, तो भारत के प्रथम राज्य की बात किया जाए तो पूछा जाता है कि राज्य में भारत के कौन सा राज्य है जो इस अधिनियम को या इस कानून को पहले से ला चुका था, तो वो है आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है 1997 में ही, याद रखिएगा, इस कानून के बनने से पहले, क्योंकि यह पूरे देश के लिए था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश के लिए था। उसके पहले तमिलनाडु के द्वारा 1997 में ही तमिलनाडु राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1997 के नाम से लाया गया था। वही दूसरा राज्य गोवा में भी 1997 में ही लाया गया। वही केंद्र शासित प्रदेशों में कहा जाए तो दिल्ली में 2001 को लाया गया। तो यहाँ जो है इन राज्यों में आपका देखा जाए तो 2005 अधिनियम के पहले ही सूचना का अधिकार अधिनियम ला चुका गया था। क्योंकि राज्यों को भी कानून बनाने की शक्ति होती है, तो वो अपने राज्य के लिए और वहाँ की आवश्यकता अनुसार कानून बना सकती है, जो कि तमिलनाडु के द्वारा, गोवा के द्वारा, दिल्ली के द्वारा पूर्व में ही इस प्रकार के कानून बनाया गया था। और संवैधानिक आधार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1975 मामले में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सूचना प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। और इसमें जो है पूर्व में ही 1975 में ही एक मामला आया था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में,
तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो संविधान के अनुच्छेद है इतना 19(1)(a) जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके तहत जो है सूचना प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो उसके द्वारा ये बोला गया था। आगे हम देखने वाले हैं अधिनियम की महत्वपूर्ण तिथियां एवं ढांचा। संसद में पारित एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई 15 जून 2005 को। तत्कालीन राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो इसे भी याद रखिएगा। संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ पूछा जाता है, तो 12 अक्टूबर 2005। पूरे 120 दिन के बाद या 120वें दिन, राष्ट्रपति की स्वीकृति के 120वें दिन पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ। तो इस डेट को ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ पूछा जाएगा तो 12 अक्टूबर 2005। और उसमें भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में चूंकि 370 धारा रहे, तो अनुच्छेद 370 के कारण वहाँ का कुछ नियम कानून अलग रहा, और उसके हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को वहाँ भी यह अधिनियम लागू हो गया। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर में यह जो है लागू कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि उसी दिन 370 धारा को हटाया गया, वहाँ का जो विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था, तो उसको हटाने के बाद वहाँ भी यह अधिनियम लागू हो गया। कुल संरचना की बात करें तो इसमें 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं, इसे भी याद रखिएगा। कुल कितनी अध्याय हैं? 6, और धाराओं की बात करें तो 31। अध्याय 6 में प्रकीर्ण प्रावधान शामिल है, जिसे हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट के रूप में इसे भी याद रखिएगा, यह जो RTI एक्ट 2005 है वो सांवैधिक संस्था है, न कि संवैधानिक। याद रखिएगा, सूचना आयोग केंद्रीय व राज्य एक सांवैधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, क्योंकि इसका गठन संसद के एक अधिनियम RTI एक्ट 2005 के तहत किया गया है। ये सांवैधिक और संवैधानिक को दोनों को समझिएगा। संवैधानिक उसको कहा जाता है जिसका देखा जाए तो यह वह संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक की पहले बात कर रहे हैं क्योंकि सांविधिक बोला गया है इसको, तो संवैधानिक उसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसे बोला जाता है जिनका उल्लेख भारत के मूल संविधान में है या जिन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया होता है। जिसमें बदलाव की बात करें तो सरकार इनमें अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकती, इसके लिए संसद में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना पड़ता है। जैसे कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था की बात करें तो चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सभी आपके संवैधानिक संस्था है। जबकि सांवैधिक क्या होता है? सांविधिक बोला गया है क्योंकि ये RTI एक्ट को सांविधिक बोला गया है। ये क्या है? यह वह संस्थाएं होती है जिनका संविधान में सीधे कोई उल्लेख नहीं है, इन्हें संसद या राज्य विधानसभा द्वारा एक विशेष कानून पास करके बनाया जाता है और इन्हें अपनी शक्तियां और अधिकार उसी कानून से मिलते हैं जिसके तहत इन्हें बनाया गया होता है। तो जैसे कि यह RTI एक्ट 2005 के और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सभी जो है आपके सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक। तो स्पष्ट हुआ होगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट है RTI अधिनियम की सभी 31 धाराओं का सरल व आम बोलचाल की भाषा में हम विश्लेषण देखने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल ज़्यादातर बुक में या कई ठोस में दिया रहता है, बुक में ऑफिशियल या कानूनी भाषा में रहता है जो समझ में नहीं आता, तो हम इसको सरल भाषा में बनाने का प्रयास किए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले अध्याय जो प्रारंभिक धारा 1 और धारा 2 है, पहले अध्याय में जो धारा 1 बताता है कानून का नाम, दायरा और लागू होने की तिथि। जैसा कि कानून का नाम क्या है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और लागू दायरा क्या है, तो यह पूरे भारत में लागू है, और ये पूरे भारत में लागू है, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा होने के कारण यह जो है देखा जाए तो आपका पूरे भारत में लागू तो बोला गया है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के कारण वो हमेशा पूरे भारत में होते हुए भी वो छूट जाता था। तो यहाँ आपका और एक चीज़ पूछा जाएगा कि यहाँ 3 चीज़ इसमें धारा 1 में उल्लेख है, कानून का नाम,
दायरा और लागू होने की तिथि। तो कानून का नाम क्या हो गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दायरा पूछा जाएगा तो पूरे भारत में लागू, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में भी कब लागू हो गया? 31 अक्टूबर 2019। और लागू होने की तिथि पूछा जाता है तो पूरे भारत में 12 अक्टूबर, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को यह तिथि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, याद रखिएगा। तो ये आपके धारा 1 बताता है। नेक्स्ट है धारा 2 की बात करें तो मुख्य शब्दों की आसान परिभाषाएं, जिसमें धारा 2A बताता है समुचित सरकार। तो समुचित सरकार का मतलब क्या है? केंद्र सरकार से जुड़े मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े मामलों में राज्य सरकार। वही 2C बताता है केंद्रीय सूचना आयोग को, धारा 12 के तहत गठित देश का मुख्य सूचना आयोग। और वही 2E बताता है सक्षम प्राधिकारी को। तो बड़े पदों के प्रमुख जैसे लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये आपके सक्षम प्राधिकारी होंगे। और वही 2F बताता है सूचना, इंफॉर्मेशन, किसी भी रूप में मौजूद रिकॉर्ड या डेटा, चाहे वह फाइल हो, लेटर हो, ईमेल हो, आदेश हो, टेंडर हो, सैंपल हो, मॉडल हो, रिपोर्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो जैसे कि चिप, ये सब आपके सूचना में आ जाएंगे। वही 2H की बात करें तो लोक प्राधिकारी, कोई भी सरकारी विभाग, कोर्ट या ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा बनाया गया हो या जिसे सरकार से बजट या फंड मिलता हो, जैसे सरकारी सहायता प्राप्त NGO भी इसमें शामिल होंगे। लोक प्राधिकारी का मतलब समझे, हम जितने भी सरकारी विभागों से हम सूचना ले सकते हैं इस कानून के तहत, उसे बताता है। ये संस्थाओं को, सरकारी विभागों को, यहाँ तक कि NGO को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यह सरकार के बजट में होते हैं या उनसे फंड प्राप्त करते हैं, तो NGO भी इसके तहत आ जाएंगे। वहाँ से भी हम सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना ले सकते हैं। वही 2J बताता है सूचना का अधिकार, नागरिक को क्या क्या करने का हक है, सरकारी काम या फाइलें देखना, कागजों की कॉपी लेना या किसी सामग्री या सामान का सैंपल लेना या CD या पेन ड्राइव मंगाना, डेटा मंगाना, ये सभी सूचना का अधिकार है। हम इस रूप में ले सकते हैं, याद रखिएगा। सरकारी काम या फाइलें देखना सूचना के अधिकार में, कागजों की कॉपी लेना, ये आपके सूचना के अधिकार में आएगा कि हम क्या क्या ले सकते हैं। वही अब हम बात करेंगे नागरिकों का, अध्याय 2 में नागरिकों का अधिकार और सरकारी कार्यालयों की जिम्मेदारियां, जिसमें धारा 3 से धारा 11 है। धारा 3 बताता है सूचना प्राप्त करने का नागरिक अधिकार। कौन सा धारा बताता है सूचना प्राप्त करने का नागरिक अधिकार? तीसरा, भारत के हर नागरिक को सूचना मांगने का पूरा हक है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि पूछा जाएगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के कौन से धारा के तहत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, तो वह धारा 3 है। और वो भारत के नागरिक होना चाहिए। ध्यान दें, यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं। वही धारा 4, सरकारी विभागों की खुद से जानकारी देने की जिम्मेदारी। ये धारा 4 बताता है कि यदि हम जानकारी मांग रहे हैं तो सरकारी विभागों की जिम्मेदारी बनता है कि उस जानकारी को दें। सभी सरकारी विभागों को अपने रिकॉर्ड संभाल कर रखने होंगे और कंप्यूटर में अपडेट करने होंगे। विभाग को अपने नियमों, कर्मचारियों की सैलरी और योजनाओं की जानकारी खुद ही सार्वजनिक वेबसाइट पर डालनी चाहिए, ताकि लोगों को बार बार RTI न लगानी पड़े। तो ये सरकारी विभागों की जिम्मेदारी को दर्शाता है धारा 4। वही धारा 5 की बात करें तो सूचना अधिकारी नियुक्त करना। सूचना अधिकारी की नियुक्त करना जो है धारा 5 बताता है PIO और APIO। हर सरकारी विभाग 100 दिनों के अंदर अपने यहाँ जन सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति करें। PIO क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और क्या है? APIO क्या है? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो है नियुक्ति करना। तो सहायक जन सूचना अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाएगा, जिनका काम जनता के RTI आवेदन स्वीकार करना और जवाब देना होगा। तो धारा 5 बताता है। वही धारा 6 बताता है RTI आवेदन करने का आसान तरीका। आवेदक हिंदी, अंग्रेजी या अपनी स्थानीय राज्य भाषाओं में लिखित या ऑनलाइन आवेदन दे सकता है। आवेदन की फीस 10 रुपये है। गरीबी रेखा से नीचे या BPL कार्ड धारकों के लिए फीस
शून्य यानी बिल्कुल फ्री है। आवेदक को सूचना मांगने की वजह या कारण बताना जरूरी नहीं है। इससे प्रश्न बनता है और बना भी है, आगे हम देखेंगे भी। नेक्स्ट धारा है जवाब देने की समय सीमा। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में जवाब देने की समय सीमा बिल्कुल तय है और इससे प्रश्न बन सकता है। जैसे कि सामान्य मामला में आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। वही जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला, यदि मामला जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, सेंसिटिव है, तो 48 घंटे के भीतर देनी होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीआईओ के जरिए आवेदन किए जाने पर 5 दिन अतिरिक्त समय मिलते हैं उन्हें देने के लिए, कुल 35 दिन। यदि समय पर जवाब न मिले तो इसे मानित अस्वीकृति माना जाएगा और मांगी गई सूचना फ्री में देनी होगी। इसको ध्यान से समझिएगा। जब जन सूचना अधिकारी पीआईओ निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दे पाता तो इस स्थिति को मानित अस्वीकृति की स्थिति कहा जाता है। तो कानून यह कहता है कि उस अधिकारी के द्वारा जब यह जानकारी नहीं दे पाने पर सूचना बिल्कुल मुफ्त में दिया जाना है, चाहे वह 1000 पन्नों का हो। क्योंकि इसमें यह है कि मैं एक बार अपने एमएससी का जो अपना बता रहा हूँ, इसमें 10 रुपये का तो शुल्क है ऑनलाइन आवेदन करने या आवेदन करने का शुल्क। लेकिन यदि आपको जो जानकारी चाहिए है वो पेज में ज़्यादा है तो वो पेज का पर पेज के हिसाब से उन लोग फोटोकॉपी का जो शुल्क होता है उसका पे करना पड़ता है पर पेज के अनुसार। तो यदि वो सही समय तय समय सीमा में नहीं दे पाते तो इस स्थिति को मानित अस्वीकृति की स्थिति में डाल दिया जाता है और उस अधिकारी को चाहे वह 1000 पन्ने का हो उनको फ्री में देना पड़ेगा। इस धारा में बताया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 8, कौन सी जानकारी नहीं दी जाएगी। ये धारा 8 बताता है कुछ गोपनीय चीज़ें हैं जिन्हें नहीं दी जाएगी, या पूछा जाएगा कि कौन से धारा के तहत देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सेना के राज का जानकारी नहीं दिया जाने का प्रावधान है आरटीआई में। तो आपके धारा 8, सरकार के किन मामलों में जानकारी देने से मना कर सकती है सरकार जो है, वो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सेना के राज, कोर्ट द्वारा रोकी गई जानकारी, व्यापारिक गुप्त बातें और कैबिनेट बैठकों की गोपनीय पत्र। तो देश की सुरक्षा जैसे जो है जितने भी सैनिक, जितने भी सेना बल है उनके जो संगठन हैं उनके द्वारा जानकारी, संप्रभुता, सेना के राज, ये सभी, और यहाँ तक के जो कोर्ट द्वारा कभी कभी फैसला दिए रहते हैं और सुनवाई नहीं हुआ रहता है और फैसले के बारे में उन लोग सोच लिए रहते हैं या मन बना लिए रहते हैं तो उसकी जानकारी भी नहीं देना होता। व्यापारिक गुप्त बातें और कैबिनेट बैठकों की गोपनीय पत्र होती है, ये सभी को नहीं दिया जाएगा इस अधिनियम के तहत। धारा 8 बताता है। वही धारा 9, कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर मनाही। यदि मांगी गई जानकारी देने से किसी निजी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो अधिकारी सूचना देने से इनकार कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के कॉपीराइट उल्लंघन हो रहा है, यदि उसकी जानकारी देने से, तो वह धारा 9 का उपयोग करके वो अधिकारी उस व्यक्ति के पर्सनल जो है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का जानकारी जो सरकारी विभाग में है उनके पर्सनल व्यक्तित्व के या उनके व्यक्ति के कॉपीराइट उल्लंघन होता है, ऐसे जानकारी मांगा जाता है तो उसको देने से इनकार कर सकता है धारा 9 के तहत। धारा 10 बताता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यदि किसी फाइल में कुछ बातें गोपनीय, धारा 8 वाली बात है, तो कुछ सामान्य है तो पूरी फाइल को खारिज करने के बजाय गोपनीय हिस्से को हटाकर बाकी सामान्य जानकारी दे दी जाएगी। अर्थात कुछ गोपनीय बातें हैं, पृथक्करण करके इसको देना है, ये धारा 10 बताता है। जैसे कि कुछ जानकारी गोपनीय वाली है और कुछ सामान्य जानकारी है, तो गोपनीय वाले को न देकर सामान्य जानकारी को दिया जा सकता है, धारा 10 बताता है। वही तीसरे पक्ष की जानकारी, धारा 11, जो कि यदि मांगी गई जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति या पार्टी से जुड़ी है तो सूचना अधिकारी उस तीसरे व्यक्ति को 5 दिनों के अंदर नोटिस भेजेगा और उसकी राय लेगा। तो ये तीसरे पक्ष की जानकारी के बारे में बताया गया है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति या थर्ड पार्टी की है तो सूचना अधिकारी उस तीसरे व्यक्ति को 5 दिनों के अंदर नोटिस भेजेगा, उसकी राय लेगा। अर्थात मान लो मेरे को पता नहीं है और मेरे बारे में, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और मेरे बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कोई अन्य व्यक्ति,
विभाग से, तो पहले वो अधिकारी का फर्ज बनता है कि वो अधिकारी मेरे को 5 दिनों के अंदर नोटिस भेजकर मेरे से सूचना लेगा कि देना चाहिए या नहीं। तो इस प्रकार का डिस्कशन होना जरूरी है, तीसरे पक्ष की जानकारी देने के लिए धारा 11 बताएगा। वही तीसरा अध्याय की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और ढांचा। यदि पूछा जाता है सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अध्याय में है या किस धारा के तहत होता है, तो आपके धारा 12 और अध्याय 3। केंद्रीय सूचना आयोग CIC का गठन। केंद्र सरकार नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग बनाएगी, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। एक मुखिया होंगे, याद रखिएगा कुल 11 कह सकते हैं। एक होंगे आपके मुख्य सूचना आयुक्त और 10 उनके और अन्य सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक सिफारिश समिति की सलाह पर की जाती है। समिति के सदस्य में प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, पूछा जा सकता है, क्योंकि सूचना आयुक्त जो होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, उसको भी कई लोग डाल सकते हैं। तो इस जो है केंद्रीय सूचना आयोग होंगे, उनके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री, और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसके सदस्य होंगे, और PM द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होंगे। तो इन 3 प्रमुख तो होंगे ही ये 11 सदस्य में, ये भी याद रखिएगा। धारा 13 की बात करें तो कार्यकाल और सेवा की शर्तें। 2019 के संशोधन के अनुसार आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही वो कर सकेंगे, जो भी पहले हो तक होता है। ये दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। वेतन और शर्तें केंद्र सरकार तय करती हैं। तो याद रखिएगा पहले ये 5 वर्ष के थे इनका जो कार्यकाल, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इनका कार्यकाल 3 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो कर सकते हैं। अगर वो मान लो 2 ही साल कर पाए हैं और 65 वर्ष हो जाते हैं तो उनका कार्यकाल 2 ही वर्ष तक रहेगा। ये भी बोला गया है, क्योंकि जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, और ये भी बोला गया है कि दोबारा उनका नियुक्ति नहीं हो सकता इस पद में। धारा 14 बताता है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त को पद से हटाना। राष्ट्रपति आयुक्त को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच कराना अनिवार्य है। यदि वो सूचना आयुक्त का किसी प्रकार का जानकारी देने में असमर्थ, या उनका विभाग अच्छे से नहीं चल पाता, या किसी प्रकार के उसमें जो है केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकता है, इसलिए बोला गया है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने के बाद। अध्याय 4 बताता है राज्य सूचना आयोग का गठन। जैसे अध्याय 3 बताया केंद्र सूचना आयोग का गठन, वही अध्याय 4 बताता है राज्य सूचना आयोग का गठन, ढांचा, और धारा 15 से 17 की बात करती है। वो धारा 12 से 14 है, ये धारा 15 से 17 तक। तो धारा 15 में राज्य सूचना आयोग SIC का गठन होगा, जिसमें राज्य सरकार अपने राज्य में राज्य सूचना आयोग गठित करेगी। इसमें भी एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अधिकतम राज्य सूचना आयुक्त होंगे। इनके नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। जैसे केंद्र का राष्ट्रपति करेंगे, तो ये राज्य का राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में सदस्य की बात करें तो पहला जो होते हैं वो मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, और उसके साथ एक विपक्ष के नेता होंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और CM द्वारा नामित एक राज्य कैबिनेट मंत्री भी होंगे इनके सदस्य में। वही धारा 16 बताता है राज्य आयुक्तों का कार्यकाल व शर्तें। इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इनका भी एक बार यदि इस पद में आ जाता है तो उनको पुनर्नियुक्ति नहीं किया जाता। वही धारा 17 की बात करें तो राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाना। तो राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल हटाते हैं। जैसे केंद्रीय सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन परंतु इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से जांच रिपोर्ट अनिवार्य होती है। अध्याय 5 बताता है आयोग की शक्तियां, अपील और पेनल्टी। धारा 18 से 20। धारा 18 सूचना आयोग की शक्तियां। शिकायत प्राप्त होने पर आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। आयोग किसी को समन भेज सकता है, गवाही के लिए बुला सकता है, और कोई भी सरकारी फाइल मंगाकर जांच कर सकता है। तो ये धारा 18 बताता है सूचना आयोग की शक्तियां, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 19 अपील प्रक्रिया। प्रथम अपील, यदि 30 दिन में जवाब न मिले या गलत मिले तो 30 दिनों के भीतर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील करें। वही द्वितीय अपील की बात करें तो प्रथम अपील के फैसले से असंतुष्ट होने पर 90 दिनों के भीतर सीधे सूचना आयोग
में द्वितीय अपील दर्ज की जाती है। वही धारा 20 बताता है जुर्माना या शास्ति पेनाल्टीज। यदि जन सूचना अधिकारी पीआईओ बिना वजह आवेदन लेने से मना करे या देरी करे या गलत जानकारी दे तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। अधिकतम जुर्माने की राशि 25,000 तक हो सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी की जा सकती है। यदि पीआईओ के द्वारा जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना देने से मना करते हैं या देरी करते हैं तो उन पर पेनाल्टीज लगाया जा सकता है। यह धारा 20 बताता है। चलिए नेक्स्ट अध्याय और इस अधिनियम का अंतिम अध्याय 6वां देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकीर्ण या अन्य नियम, जिसे हम बोल सकते हैं विविध प्रावधान। इसका अन्य नाम विविध प्रावधान, जिसमें यह बताया जाएगा कि कानून को सुचारू रूप से लागू करने, अधिकारियों को सुरक्षा देने और अदालतों के हस्तक्षेप को रोकने से जुड़ा होगा। इसमें जितनी भी नियम आएगा, धाराएं आएगी, इसमें धारा 21 से लेकर धारा 31 तक शामिल है। जिसमें धारा 21 की बात करें तो अच्छे मन से किए गए काम का बचाव या फिर सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं। यदि किसी अधिकारी ने ईमानदारी और अच्छे इरादे से कानून का पालन करते हुए कोई काम किया है तो उस पर कोई केस या कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई के तहत एक ठेकेदार के खराब निर्माण कार्य की रिपोर्ट जनता को दे दी। इस वजह से ठेकेदार का घाटा हो गया और वह अधिकारी अब मानहानि या नुकसान का केस करना चाहता है तो धारा 21 उस जन सूचना अधिकारी की रक्षा करेगी, उन्हें बचाएगी, क्योंकि उन्होंने इसे ईमानदारी से कार्य करके सद्भाव से जानकारी दी थी कानून के तहत, तो यह धारा 21 उनकी रक्षा करेगी। धारा 22 की बात करें तो आरटीआई कानून की सर्वोच्चता। कैसे? चूंकि एक ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट्स 1923 है, 1923 है, इसके हवाला देते हुए बहुत से जो शासकीय संस्थान हैं वो अपनी जानकारी नहीं देना चाहते, क्योंकि इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट 1923। आरटीआई एक्ट अन्य सभी पुराने कानूनों जैसे कि ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट 1923 से ऊपर रहेगा। अगर कोई शासकीय संस्थान किसी जानकारी को न देने का किसका हवाला करके, इस एक्ट का हवाला देकर नहीं देना चाहेगा तो उसको भी यह ऊपर करके धारा 22 के तहत उनको देना ही पड़ेगा। ऐसा इसमें बोला गया है। यदि किसी पुराने कानून में रुकावट है तब भी आरटीआई का नियम ही सर्वमान्य होगा, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट धारा है 23, निचली अदालतों का हस्तक्षेप बंद। कोई भी निचली अदालत आरटीआई से जुड़े मामलों में सीधे अर्जी या याचिका स्वीकार नहीं कर सकती। केवल आरटीआई की निर्धारित अपील प्रक्रिया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट ही चलेगी। जैसे इसको उदाहरण से समझिएगा, निचली अदालत का हस्तक्षेप नहीं होगा बोला जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, मान लो एक व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत से जो सरपंच का कार्य हुआ है, सड़क निर्माण कार्य में खर्च हुआ है, उसका हिसाब मांगा और गांव के सरपंच नहीं चाहते कि वह जानकारी उस व्यक्ति को दे, तो वो फिर वो टाल मटोल करना चाहेगा या फिर वो नहीं देना चाहेगा। तो बात बढ़ते बढ़ते सूचना आयोग तक जाएगा। तो और सूचना आयोग के द्वारा सरपंच को आदेश दिया जाता है कि आप 15 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को इसका पूरा दस्तावेज उपलब्ध कराए, जितना भी आप खर्च किए हैं। अब इसको लेकर चले जाते हैं, मान लो एक निचली अदालत, सरपंच इसको स्टे लगवाने के लिए। तो वहां पर जो निचली अदालत के जो जज होंगे वो स्पष्ट मना कर देंगे, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है सूचना आयोग का मामला है, तो इस पर हम सुनवाई नहीं कर सकते या स्टे नहीं लगवा सकते, क्योंकि वो पूरा नियम कानून सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसको जानता है। अर्थात धारा 23 निचली अदालत को यह शक्ति नहीं देती स्टे लगवाने की। अगर ऐसा होता तो वो मतलब बहुत इसका उपयोग करते, क्योंकि बार बार स्टे लगवा देते और वो उनको जानकारी देना नहीं पड़ता। धारा 24 कहता है सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को छूट। देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस से जुड़ी 22 संस्थाएं जैसे आईबी, रॉ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अनुसूची 2 में दर्ज जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं आरटीआई से बाहर है। अपवाद, यदि मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन का रहेगा से जुड़ा रहेगा तो सूचना देनी पड़ेगी। मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना 45 दिनों में देनी होती है। तो ये भी है 24 जो है आपके सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत
उनकी जो सूचना सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको छूट दी गई है धारा 24 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारा को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट धारा है क्योंकि इसमें सुरक्षा एजेंसियों को छूट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वार्षिक रिपोर्ट। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग हर साल अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेंगे, जिसे संसद या विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो केंद्रीय सूचना जो आयोग होते हैं साल के अंत में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे इस साल कुल 10 लाख आरटीआई का जो फॉर्म है वो रेलवे ने मतलब इस विभाग में आया है और इतना इतना का जवाब दिया गया और इतने फॉर्म को रिजेक्ट भी किया गया। तो इस प्रकार वो रिपोर्ट सौंपेगा। ये वार्षिक रिपोर्ट में धारा 25 बताएगा। धारा 26 सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। समुचित सरकार समय समय पर जनता और अधिकारियों के लिए जागरूकता अभियान, ट्रेनिंग और गाइड बुक तैयार करेगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप अक्सर रेडियो, टीवी या अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, जानने का अधिकार आपका अधिकार, आरटीआई का प्रयोग करें। इस प्रकार का उसने मतलब ये जैसे कि आरटीआई का प्रयोग करने के लिए मतलब विज्ञापन भी किया जाना, ये सरकार का दायित्व या जागरूकता कार्यक्रम दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार का मतलब जागरूकता कार्यक्रम चलाना बहुत जरूरी है। धारा 26 के तहत वो सरकार की दायित्व होगी। धारा 27 नियम बनाने की केंद्र व राज्य सरकार की शक्ति है। इस नियम के तहत सरकार के पास आरटीआई कानून को लागू करने की फीस, फॉर्मेट आदि से जुड़े नियम बनाने की उन्हें शक्ति है। तो नियम बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को जो शक्ति प्रदान है वो धारा 27 करता है, याद रखिएगा। जैसे कि इसमें कितना शुल्क लगेगा, इस प्रकार का। नेक्स्ट धारा है 28 सक्षम प्राधिकारियों को नियम बनाने की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अपने अपने परिसरों के लिए आरटीआई संबंधी नियम बना सकते हैं कि उनके परिसर में किस प्रारूप से आरटीआई लगाया जाएगा या क्या प्रोसेस होगा, वो उनकी शक्ति है उन्हें नियम बनाने की। वहाँ अपने परिसर के लिए उनको शक्ति प्रदान है। वही धारा 29 बताता है नियमों को संसद या विधानमंडल में रखना। यदि सरकार किसी चीज के लिए अपनी कोई फीस बढ़ाने के लिए जैसे कि 10 रुपये है वो 5,000 रुपये करना चाह रहे हैं तो उसके लिए संसद या विधानमंडल में रखना बहुत जरूरी है। यदि संसद या विधानमंडल से वो पास होता है तब वो बढ़ा सकता है, नहीं तो वो सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। वो यदि संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों से रद्द कर दिया जाता है तो वो सरकार जो है आपका वो नहीं बढ़ा सकते। तो बनाए गए सभी नियमों को संसद या राज्य विधानमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखना जरूरी है। वही धारा 30 बताता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि कानून लागू करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार 2 वर्ष के भीतर आदेश जारी करके उसे दूर कर सकती है। वही धारा 31 बताता है पुराने नियमों का निरसन। याद रखिएगा, इस कानून के लागू होते ही पुरानी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 रहा, उसे रद्द या समाप्त कर दिया गया। तो ये रही आपके पूरे 31 धाराएं। अब कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं एक रिवीजन के रूप में। फिर उस वन लाइनर टॉप 30 वन लाइनर फैक्ट देखेंगे, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये रही जो मुख्य धाराएं हैं जिनसे सीधे प्रश्न किया जाता है परीक्षाओं में। तो धारा 6 की बात करें तो आवेदन करने की प्रक्रिया को बताता है। 6 चिट्ठी या आवेदन देना। 6 धारा क्या बताएगा, चिट्ठी या आवेदन देना, जिसमें 10 रुपये फीस रखा गया है और वो भी यदि बीपीएल कार्डधारी हो या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए निःशुल्क आवेदन करने का प्रावधान है। धारा 6 बताता है। धारा 7 बताता है आवेदन का निपटारा 30 दिन या पर्सनल मामला हो, जीवन से जुड़ी हुई मामला हो तो 48 घंटे में उन्हें सूचना देने का जो है प्रावधान है। तो 7 सरकार का साथ, 30 दिन में साथ दो, जीवन पर 48 घंटे में। तो इस प्रकार जो है धारा 7 जो है आवेदन का निपटारा 30 दिन में या 48 घंटे में देने की बात कहता है। धारा 8 सरकार को सूचना न देने का अधिकार है। जैसे वो ऐंठ सकता है या मुंह मोड़ सकते हैं जानकारी न देने के लिए। तो इसमें यह ऐसे आएगा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्हें सरकार मना कर सकते हैं। भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को खतरा पैदा न हो, इसलिए वो धारा 8 के तहत मना कर सकती है कुछ दस्तावेजों या कुछ जानकारियों को देने के लिए। तो सरकार ऐंठ में मना कर सकती है। ऐंठ से 8 याद रखिएगा। ऐंठ मतलब मना करना और 8 से 8
तो इसलिए धारा 8 के तहत सरकार मना कर सकती है। वही धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन के बारे में बताती है। 12 बड़ा दर्जनों का समूह, अर्थात बड़ा कौन है? केंद्र का जो आयोग है वो बड़ा है, जो आपके 12 में बताया गया है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। वही 15 की बात होगी तो राज्य सूचना आयोग का गठन। किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है बोला जाएगा तो 12, और किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन होता है तो 15। तो 19 की बात करें तो अपील का अधिकार। अपील के अधिकार में 30 का पहाड़ा याद रखिएगा। पहला जो है आपके अपील में 30 दिन में उन्हें जो है जवाब देना है या सूचना देना है, नहीं तो दूसरे में उन्हें 90 दिन में देने ही होगा। और धारा 20 जो है, जो जन सूचना अधिकारी है यदि जानकारी देने से मना करते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाया जाएगा। वो जो है 250 प्रतिदिन के हिसाब से और 25,000 तक अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। वही धारा 24 बताता है कि सुरक्षा एजेंसियों को छूट दिया गया है। देखिए धारा 8 में सरकार मना कर सकती है सुरक्षा देश की संप्रभुता को लेकर, और धारा 24 जो है सुरक्षा एजेंसियों को, जैसे कि अभी ऊपर देखें बीएसएफ, जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं या सेना से जुड़े हुए संस्था है वो मना कर सकती है। तो ये संस्था मना कर सकती है और धारा 8 सरकार मना कर सकती है। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन एक दूसरे से मिलता जुलता है। दोनों में मना करने वाला है जहां सूचना नहीं दिया जा सकता। और वही सुरक्षा एजेंसियों में सुरक्षा के मामले में मना कर सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है उस विभाग के द्वारा तो उसको देने में मना नहीं कर सकती, ये भी है। आइए अब हम टॉप 30 वन लाइनर फैक्ट देखते हैं इस सूचना अधिनियम के तहत। तो पहला है, विश्व में सबसे पहले आरटीआई लागू करने वाला देश स्वीडन है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वजाहत हबीबुल्लाह थे। भारत में आरटीआई पारित होने की तिथि कब है? 15 जून 2005। और वही ये भारत में आरटीआई पारित होने की तिथि है जिसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। वही भारत में लागू होने की आधिकारिक तिथि पूछा जाता है तो 12 अक्टूबर 2005 को बताइएगा। आरटीआई एक्ट में कुल कितनी अध्याय है? तो 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। भारत में सबसे पहले आरटीआई लागू करने वाला राज्य पूछा जाएगा तो तमिलनाडु। दूसरा पूछा जाता है तो गोवा। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है जो संविधान में है। राजनारायण बनाम यूपी राज्य 1975 वाद आरटीआई का ऐतिहासिक आधार माना जाता है। राजस्थान के MKSS संगठन द्वारा, जिसे देखा जाए तो किसान संगठन के रूप में आया, जिसको हम ऊपर में देखे हैं। अरुणा राय ने भारत में आंदोलन चलाया, इसे भी पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है, जन आंदोलन के रूप में, जो अपने जो है बोला गया है कि हमारा पैसा हमारा अधिकार। तो इस प्रकार उसका जो है जानने का अधिकार है, तो इस प्रकार उसका नारा भी रहा। सामान्य मामलों में आरटीआई का जवाब 30 दिनों में देना होता है, देना अनिवार्य है। और वही जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटे में मिलनी चाहिए। एपीआईओ के माध्यम से आवेदन करने पर 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। और वही आरटीआई आवेदन शुल्क की बात करें तो 10 रुपये, और बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए निःशुल्क है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इससे सीधे प्रश्न बनते हैं। सिफारिश समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री केंद्र व मुख्यमंत्री राज्य के होंगे। सिफारिश समिति के अध्यक्ष यदि केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो प्रधानमंत्री होंगे, और राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। 2019 संशोधन के बाद इनका कार्यकाल, जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कर दिया गया है। अर्थात 3 वर्ष के लिए तो उनका जो है अवधि होते हैं, लेकिन यदि मान लो 65 वर्ष पूर्ण कर लिए, 2 वर्ष हुए तो वो 2 वर्ष में उनका अवधि समाप्त हो जाएगा। सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते, इन्हें री अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता। एक बार जो बन जाता है उन्हें दोबारा नहीं बनाया जाता। सूचना आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। पीआईओ पर सूचना न देने पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगता है और अधिकतम जुर्माना 25,000 तक। प्रथम अपील निर्णय के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ अधिकारी को दी जाती है, और वही द्वितीय अपील में 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग को की जाती है। वही धारा 8 के तहत देश के सुरक्षा व संप्रभुता संबंधी सूचनाओं में छूट प्राप्त है, अर्थात सरकार इस पर देश की सुरक्षा या संप्रभुता संबंधी सूचनाएं नहीं दे सकती, उसको दृष्टि में रखते हुए।
वह धारा 24 के तहत खुफिया एजेंसी जैसे आईबी, रॉ, बीएसएफ, आरटीआई के दायरे से बाहर रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों में भी यदि भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन का मामला होगा तो उन्हें आरटीआई उस पर लागू होगी, उन्हें देना पड़ेगा सूचना। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वेतन निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। सद्भाव पूर्वक गुड फेथ के लिए किए गए कार्य का संरक्षण धारा 21 में दिया गया है। तो ये रही आपका वन लाइनर फैक्ट। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपका एमसीक्यूज, जो नॉर्मल प्रश्न के साथ साथ नए पैटर्न पर एमसीक्यूज रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश में लागू किया? तो कौन है? स्वीडन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही भारत के प्रथम केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे पूछा जाएगा, तो कौन बताएंगे? वजाहत हबीबुल्ला। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षरित या स्वीकृत हुआ? तो राष्ट्रपति के द्वारा बोला जाएगा तो 15 जून 2005, याद रखिएगा। और वही यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ बोला जाता तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है 12 अक्टूबर 2005। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित पूछा गया है तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। भारत में आरटीआई अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे, आरटीआई अधिनियम के तहत किस धारा के तहत सूचना को परिभाषित किया गया है? तो इसमें देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका डी हो जाएगा, धारा 2F के तहत। याद रखिएगा, यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित हो तो कितने समय में दी जानी अनिवार्य है? वो 48 घंटे के भीतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन सूचना अधिकारी पीआईओ द्वारा गलत या भ्रामक सूचना देने पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जाता है? तो 250 रुपये प्रतिदिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है? तो ये ऑप्शन सी है इसका उत्तर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें जो है आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं है। सहायक जन सूचना अधिकारी एपीआई को आवेदन सौंपने पर 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। तो कौन कौन सा कथन इसमें सत्य हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। इसका उत्तर आपका ये तीनों कथन सत्य है। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, बिल्कुल। और फ्री किसके लिए है? निःशुल्क है बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। और सहायक जन सूचना अधिकारियों को आवेदन सौंपने पर 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन ए तीनों सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित सिफारिश समिति में कौन कौन शामिल है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति के हेतु गठित सिफारिश समिति में आपका कौन कौन सा है? प्रधानमंत्री भी होंगे, लोकसभा विपक्ष में नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये तीनों होंगे। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमने ऊपर देखे भी हैं। तो 11 का बी उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत किन सूचनाओं को देने से छूट प्राप्त है? देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, न्यायालय द्वारा जिसके प्रकाशन पर रोक लगाई गई हो, मंत्रिमंडल के कागजात। तो देखा जाए तो इसमें आपका पहला तो बिल्कुल सही है और इसमें दूसरा भी सही है और तीसरा भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसमें देखा जाए तो आयोग के पास किसी मामले की जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। आयोग किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मंगवा सकता है। आयोग किसी दोषी पीआईओ पर अधिकतम 25,000 तक जुर्माना लगा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है, इसका भी तीनों सही है, क्योंकि ऑप्शन 1, 2 और तीनों सही है। इसका याद रखिएगा, आयोग किसी भी सरकारी दस्तावेज से दस्तावेज मंगा सकता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 है धारा और सूची 2 है विषय वस्तु से सुमेलित कीजिए। धारा 6, धारा 7, धारा 12 और धारा 20। तो धारा 6 क्या करता है? धारा 6 आपकी किसको बताता है? धारा 6 आपको ये बताता है कि आवेदन करने की प्रक्रिया को।
और धारा 7 आवेदन का निपटारा, अर्थात ये देख सकते हैं धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और धारा 20 शास्ति या दंड पेनाल्टी का प्रावधान है। ये बिल्कुल सुमेलित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूची 1 है स्वीडन, तमिलनाडु, राजनारायण केस, MKSS संगठन। तो स्वीडन क्या है? स्वीडन आपके विश्व में प्रथम RTI करने वाले, RTI लगाने वाले, इस कानून को लागू करने वाले प्रथम देश है। तो ए का हो जाएगा आपका 2। वही तमिलनाडु क्या है? भारत के प्रथम राज्य है जिन्होंने RTI अधिनियम लागू किए थे। तो ये आपका बी हो जाएगा फर्स्ट। और उसके बाद देखा जाए तो राजनारायण केस क्या है? आपके अनुच्छेद 19(1)(1) के आधार पर इन्हें जो है संविधान में बोला गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में। तो ये हो जाएगा सी का आपका 4। और MKSS संगठन राजस्थान किसान आंदोलन है। तो डी का हो जाएगा आपका 3। तो यह 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है सूचना की समय सीमा से संबंधित सही सुमेलित गुट का चयन कीजिए। इसमें देखेंगे सामान्य RTI निपटारा, जीवन व स्वतंत्रता मामला, प्रथम अपील समय, द्वितीय अपील समय। तो ये भी बहुत आसान है। सामान्य RTI निपटारा क्या है? वो आपके क्या हो जाएगा? सामान्य RTI निपटारा आपके हो जाएगा 30 दिन। तो ए का 2 हो गया। जीवन व स्वतंत्रता मामला 48 घंटे। तो ये हो जाएगा बी का आपका फर्स्ट। और प्रथम अपील समय कितना है? 30 दिन है। तो इसमें तो 30-30 दो जगह है, तो आप दोनों में से ले सकते हैं, लेकिन आपको मिलना भी चाहिए। तो A2 B1, क्योंकि इसको दोनों में 30-30 दिन दे दिया है और दोनों सही है, प्रथम अपील का समय और सामान्य RTI निपटारा। तो इसके आधार पर देखा जाए तो हमें इसको ध्यान देना है, द्वितीय अपील समय को। तो द्वितीय अपील समय में डी में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो डी में 2 1 3 अगर दिख रहा है 2 1 3 लास्ट में, तो सी का 4 के रूप में हम ऑप्शन सी को ले सकते हैं। नेक्स्ट है RTI शब्दावली एवं धाराओं का सही मेल कीजिए। इसमें धारा 2A 2E 2F और धारा 2H है। तो इसमें अब जो शुरू में हम लोग पढ़े हैं, तो इसको भी पूछा जा सकता है जो शब्दावली से रिलेटेड है धारा 2 से। तो इसमें देखा जाए तो 2A में क्या है? तो 2A में ध्यान दीजिएगा, आपका धारा 2A जो है बताता है समुचित सरकार को। याद रखिएगा, समुचित सरकार को। तो ए का 4 हो जाएगा। और धारा 2E क्या बताता है? आपके सक्षम प्राधिकारी को। हमने देखे हैं 2E क्या बताता है, तो बी आपका 3 हो जाएगा। और 2F क्या बताता है? आपके 2F बताता है सूचना को। तो ये हो जाएगा सी का 2। और 2H क्या बताता है? 2H आपका बताता है लोक प्राधिकारी को। तो इस प्रकार आपका डी आ जाएगा 1। तो 4 3 2 1 ये देखिए घटते क्रम में है। तो इसके आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण वाला प्रश्न है, सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों IB रॉ की सामान्य जानकारियां RTI से बाहर है, कारण देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मामलों की सूचना को धारा 24 व 8 के तहत छूट है। तो बिल्कुल ये दोनों कथन सत्य है। इसके आधार पर ए और आर दोनों सत्य होंगे। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें भी देखते हैं कथन कारण वाला। RTI कानून भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित हुआ। कारण है भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) में सूचना का अधिकार शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका ए सत्य है, परंतु आर असत्य है, क्योंकि मूल संविधान में अनुच्छेद 1(a) में सूचना का अधिकार शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। याद रखिएगा, इसे बाद में बनाया गया है। हालांकि इसको जो है एक अपना मतलब व्यक्ति को वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसको मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया है, उसी का जो इतिहास बताया गया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना आयुक्तों को उनके पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच अनिवार्य है। कारण है सूचना आयोग एक सांविधिक संस्था है जिसकी निष्पक्षता हेतु हटाने की जांच सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसमें भी देखा जाए तो दोनों कथन सत्य है, कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है RTI संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार
मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना है? तो इसका ऑप्शन ए 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात क्या पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? तो याद रखिएगा, हमने ऊपर देखे हैं कि कार्यकाल समाप्ति के बाद वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो इसमें इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आपका ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, नहीं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। राज्य सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राज्यपाल करता है समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु गठित सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके कौन होते हैं? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के हेतु गठित सिफारिश की समिति का अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से निकाय लोक प्राधिकारी के दायरे में आते हैं? तो लोक प्राधिकारी के दायरे में संविधान द्वारा गठित निकाय, निर्वाचन आयोग, संसद या विधानमंडल के कानून द्वारा गठित संस्थाएं, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन एनजीओ, तो ये सभी आते हैं, याद रखिएगा। तो 25 का उत्तर ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम के तहत सुरक्षा व खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये सामान्य मामलों में सूचना देने से पूरी तरह छूट प्राप्त है। यदि मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हो तो सूचना देना अनिवार्य है। तो ये भी सही है, ये भी सही, और मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना 45 दिनों में देनी होगी, तीनों सही हैं। तो उसके आधार पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। धारा 3, धारा 4, धारा 18, धारा 21 के बारे में धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 क्या बताता है? तो धारा 3 आपका क्या बताता है? नागरिकों का अधिकार, याद रखिएगा, धारा 3 आपका नागरिकों का अधिकार को बताता है। धारा 4 क्या बताता है? धारा 4 आपके लोक प्राधिकारी बाध्यता को बताता है, अर्थात ये हो जाएगा बी का 4। और धारा 18 क्या बताता है? धारा 18 आपका बताता है सूचना आयोग की शक्तियां, तो ये हो जाएगा आपका सी का फर्स्ट। और धारा 21 क्या बताता है? सद्भावना पूर्वक कार्य संरक्षण, तो ये हो जाएगा डी का 3। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आरटीआई अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं का सही मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 में धाराएं हैं और सूची 2 में उससे रिलेटेड जो है प्रावधान। तो धारा 14 क्या बताता है? धारा 14 बताता है केंद्रीय सूचना आयुक्त पद च्युति, जिसे हम कहते हैं हटाना, अर्थात यदि किसी केंद्रीय सूचना आयुक्त की किसी प्रकार का गलती है तो उसको हटाने का प्रावधान, जिसको जो है जांच के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। तो यह जो है आपका ए का हो जाएगा 4, ए का 4। वही धारा 17 जो है आपके राज्य सूचना आयुक्त की पदच्युत की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी का 3। और सी का हो जाएगा धारा 19 का 2 अपील का अधिकार। और धारा 24 को तो आप जानते हैं सुरक्षा एजेंसियों को छूट है, तो ये हो जाएगा डी का 1। और ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कथन कारण वाला प्रश्न। कथन है, आरटीआई आवेदन दाखिल करते समय आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। कारण, क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 6(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक से सूचना मांगने का कोई कारण नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें दोनों सत्य होगा, क्योंकि इसको हम और अंदर से मतलब वो नहीं देखे हैं 6 का 2 भाग को, क्योंकि ज़्यादा और हम डिटेल में नहीं गए हैं। लेकिन अगर बनता है तो आप उत्तर ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए को राइट लेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे, कथन ए है, आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से सूचना आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है। कारण है, सरकार का तर्क था कि सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, इसके नियमों में एकरूपता लाना आवश्यक था। तो इसमें ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार ये रही आपका सूचना के अधिकार अधिनियम का कॉन्सेप्ट और टॉप एमसीक्यूज। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।